माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की पोम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट जो पोम है इसको लिखा है पैब्लो नेरूडा ने। ये इसके राइटर है, पोएट है, व्हाटएवर यू कैन से। और ये पोएम हमें समझा रही है कीपिंग क्वाइट का मतलब यहाँ पे है कि आप थोड़ी देर अपनी लाइफ में चुप रहो और अपनी गलतियों को पहचानो। इस पोम में जो हमारे राइटर है, पोएट है पैब्लो नेरूडा, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को कि भाई कुछ तो समय दिन का ना अपना थोड़ी देर बैठ जाओ आराम से कोने में एक जगह पे, चुप रहो, अपने मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो। जो कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही है ना लाइफ की, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम की असली जड़ हम खुद होते हैं, हमारी अपनी गलती होती है। तो अगर हम थोड़ी देर अपने आप को समझने का टाइम देंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। ये कहने का मतलब है पोएम का, और यही इसकी थीम है कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करना है। ये इंट्रोस्पेक्शन वर्ड अगर आपने इस पोएम का कोई भी क्वेश्चन आप लिखोगे तो आपको ढेर सारे नंबर मिलेंगे। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है शांत रहकर, अपने आप में रहकर अपनी गलतियों को पहचानना। तो वही मैसेज उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू दिया है। राइटर कौन है, नाम समझे हो, नहीं समझे पूरा नाम लगाओ, कमेंट सेक्शन में नाम लिखो। हमारे राइटर का क्या नाम है, पैब्लो नेरूडा। सही स्पेलिंग के साथ कमेंट कर दो, नहीं कमेंट करोगे तो मत देखो वीडियो, सबने कमेंट करना है। और साथ में जो कीपिंग क्वाइट वाला इमोजी होता है ना, मैं भी ढूंढूंगी, हमारे उसमें देते हैं इमोजी ऐसे यूं कीपिंग क्वाइट वाला, वो कमेंट कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो पोएम है इस साल के आपके एग्जाम के लिए आई एम टेलिंग यू, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर बाद में मत कहना दीदी आपने बताया नहीं था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन। और इस पोएम में एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो थोड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर लर्न वन भी नहीं करने पड़ेंगे तुम्हें पोएम के, यही सब समझा दूंगी तुम्हारे को, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो पोएट यही कहते हैं हमें, पैब्लो नेरूडा कहते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती करेंगे, एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, वी विल ऑल कीप स्टिल क्या, और अब हम सब चुप रहेंगे। स्टिल मतलब बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे, स्टिल मतलब कोई मूवमेंट नहीं करेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है। तो अब इस दो लाइन के अंदर ही इतने क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, काउंट टू 12 मतलब 12 सेकेंड तक हम गिनती करेंगे। अब 12 ही क्यों, नाउ वी विल काउंट टू 13, 14, 15 क्यों नहीं होता है, क्योंकि गाइस 12 एक होल नंबर है। इस पर आपके क्वेश्चन बनेंगे। 12 एक नंबर ना यूनिटी का सिंबल होता है, जैसे कि दिन में 12 घंटे होते हैं, ठीक है, 12, 1 से 12, ठीक है, 12 ही हमारे महीने होते हैं, ठीक है, और 12 ही ज़ोडिएक साइन जो राशियाँ होती है ना वो होते हैं। तुम्हारा कौन सा ज़ोडिएक साइन है पता है, कमेंट कर दो पता है तो, ठीक है। ऐसे ही हमारे ना मतलब समझ में आएगा चैप्टर मार्क को। तो एवरीथिंग इस यूनिवर्स में ना, तो 12 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो उस वजह से उन्होंने कहा, और 12 घंटे ही होते हैं पूरे दिन के, तो इसलिए उन्होंने कहा नाउ वी विल ऑल काउंट टू 12, अब हम सभी लोग 12 तक क्या करेंगे, गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब बिल्कुल शांत स्टिल रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ, तो फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब एवरीवन लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सब फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ मतलब है ये पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि फॉर वंस, एक बारी के लिए सारे दुनिया के लोगों, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलते हैं। अब उन्होंने ये क्यों कहा हमें कि कुछ भाषा, लैंग्वेज क्यों कहा है, तो गाइस लैंग्वेज जो होता है ना वो डिफरेंसेस का एक सिंबल होता है। जब तक हम लोग शांत रहते हैं ना, तुम भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, कोई दूसरी देश से भी इंसान हमारे सामने आया है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे कैनेडियन हो, चाहे वो जो है मैक्सिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो जापानीज़ हो, कोई भी इंसान है ना, इंडिया में ही मान लो, कोई पंजाब का रहने वाला, कोई गुजरात का रहने वाला, कोई बंगाल का रहने, जब तक हम लोग शांत रहते हैं ना, हम सब बिल्कुल सेम दिखते हैं। ह्यूमन बींग, गॉड के बनाए हुए सेम ह्यूमन बींग्स, गॉड ने तो हमारे को सेम बनाया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, से कुछ सेम बनाए। बट जैसे ही हम बोलते हैं हमारे डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। अरे ये तो इंग्लिश बोलता है भैया, ये तो बड़ा नवाब साहब है, इसको तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। अरे ये तो फ्रेंच है, जैसे पुराने ज़माने में फ्रेंच लैंग्वेज को देखा था ना आपने, पढ़ते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा वो मानी जाती है, बड़े लोग ही बोलते हैं। जैसे ही आप बातें करनी शुरू कर दोगे तो वो डिफरेंसेस इमर्ज हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अरे एक बारी के लिए ही सही दुनिया के सारे लोगों, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा में मत बोलो जिससे सब हम लोग भगवान के बनाए हुए सेम बच्चे हों, कोई डिफरेंसेस ना हो, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, स्टॉप मतलब तो पता ही है ना, 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को ज़्यादा मूव नहीं करते हैं।
अब आर्म्स मतलब यहाँ पे क्या है, आर्म्स मतलब आप कहोगे दीदी बाजू में, वो कह रहे हैं बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, अपनी बाजू भी मत हिलाओ, बैठ जाओ एक जगह पे शांत हो गए। क्योंकि जब भी आपको कोई काम करना है, यू विल बी, कोई पेन भी उठा रहे हो तो भैया पूरा आपके हैंड का मूवमेंट हो रहा होगा, तो आराम से शांत बैठ जाओ, अपने आर्म्स को ज़्यादा कष्ट मत दो, शांत बैठ जाओ। और दूसरा यहाँ आर्म्स का मतलब है एम्यूनिशन। ये पबजी और फ्री फायर वाले बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो पूरी बंदूकें गोलियां तुम इकट्ठे करते हो ना अपने गेम में, तो रियल वर्ल्ड में भी जहाँ पे जंग हो रही हैं, जहाँ पे वॉर हो रहे हैं, वहाँ गोला बम बारूद फेंका जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को जो है साथ में वॉर करा जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो ये सब भी कह रहे हैं कि फॉर 1 सेकेंड जितने भी वॉर चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको रोक दो। जितनी वॉर हो रहे हैं जिसमें एक दूसरे को गोली मारी जा रही है, एक दूसरे पे वेपन फेंका जा रहा है, 1 सेकेंड के लिए रोक दो ये सब, कीप स्टिल। ओके, तो ये इससे हमारा फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है वो पूरा कंप्लीट हो गया। और मैंने तुम्हें पढ़ाया ऐसे है कि इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम्हें एक वर्ड का मीनिंग पता है और वर्ड पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। आर्म्स के डबल मीनिंग है यहाँ पे, एक हमारी बाजू है और एक वो डिस्टेंस, बंदूकें सारी की सारी। और लैंग्वेज मतलब क्या है, जो हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं जैसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। एंड जो है 12 इसलिए क्योंकि 12 होता है एक होल नंबर। ओके, अब उन्होंने क्या कह दिया, अब तुम सपोज कर लो पूरी दुनिया शांत हो गई है, सब बिल्कुल स्टिल है और अपने अपने दिमाग में अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलतियां पहचान रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब जब पूरी दुनिया में ऐसी शांति हो जाएगी तो इट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही शांत हो जाए, बहुत ही प्लीजेंट सी हो जाए। एग्जॉटिक मतलब ये होता है जैसे तुम गर्मी वाले दिनों में तुम्हें कोई ले जाए शिमला, जैसे शिमला में भी गर्मी हो रही है, जैसे कोई तुम्हें ले जाए ऐसे पहाड़ों पे जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हो और बहुत ठंड हो, तो तुम कहोगे यार एग्जॉटिक मोमेंट है ये, तो लोग गर्मी में सड़ रहे हैं और मैं तो भैया मज़े में हूँ, तो एग्जॉटिक लगेगा तुम्हारे को। तो एग्जॉटिक मतलब ऐसा होता है। तो वो इस मूवमेंट को कि सब शांत है, वो कह रहे हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। रश मतलब क्या होता है, ये जो तुम करते हो ना हबड़ दबड़ अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, जैसे तुम्हारे भैया परसों यूनिट टेस्ट है, फिर सब बैठ जाओगे अपनी चेयर पे, सारे 1 शॉट लेक्चर मेरे निकाल लोगे कि यार ये 2 दिन में इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर देंगे, 2 घंटे में कर देंगे दीदी का 1 शॉट देख के, उसे कहते हैं हम रश। रश मतलब हबड़ दबड़। तो वो कह रहे हैं विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, ये मोमेंट बहुत एग्जॉटिक होगा। तो रश मतलब होता है जल्दीबाजी करना। पूरी दुनिया में आप आजकल देखते हो क्या होता है, हर एक इंसान का, दुनिया ऐसी बन चुकी है, क्या माइंडसेट है भाई, पहले बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए, कॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है, जब कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद जॉब्स के लिए टसल करनी है, या बिजनेस है उसमें आप बहुत मेहनत करोगे, ठीक है, आप डाउनफॉल देखोगे, आप सक्सेस देखोगे, फिर क्या है शादी करोगे, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए। हर कोई इसी रैट रेस में लगा हुआ है कि बस 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 पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। हर समय हम अपने आप पे तो ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, हमें बस कॉम्पीट करना है एक दूसरे से, हमें अपनी लिविंग के लिए, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए और अपने आप को अच्छी लाइफ देने के लिए हम पैसे के पीछे भागते रहने हैं। तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि 1 मिनट जब आप चुप शांत रहोगे ना सब लोग, तो वो विदाउट रश वाला जो सिनेरियो होगा वो बहुत एग्जॉटिक पीसफुल होगा, और विदाउट इंजन्स वाला भी। अब यहाँ इंजन का मतलब क्या है, फैक्ट्रियाँ, जो फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं जिसके धुएं से पूरा का पूरा अर्थ खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भयंकर होती जा रही है, तो वो इंजन सारे जो है, तुम्हारी गाड़ियों का इंजन मान लो, तुम्हारी स्कूटी का इंजन मान लो, हम जितना पेट्रोल जो है फूक रहे हैं ना, तो पता नहीं हमारे आने वाले बच्चों को तो शायद ये सब नसीब ही ना हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो इंजन है फैक्ट्री में चल रहे हैं, तुम्हारी कार स्कूटी का है, रोक दो इन्हें, रश हबड़ दबड़ बंद करो और शांत हो जाओ और सोचो क्या करना है, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक जैसे होंगे। तुम्हें ना ऐसे कोरोना के समय पे ऐसा हुआ था, ठीक है, तो वो कोई एग्जॉटिक मोमेंट नहीं था हम लोगों के लिए, पहली बात बता रही हूँ कि वो तो हमारे लिए बहुत ही दुख भरा मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था वो, बट स्टिल जब जो है कोरोना हुआ था और सब जगह लॉकडाउन लग गया था ना, तो कहीं ना ये कह सकते हैं दैट पूरा वर्ल्ड टुगेदर ज़रूर हो गया था, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले लोग लॉकडाउन में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे चाइना में, तो और जो जापान में, कहीं पे भी अगर आप कहो, तो हम ना एक दूसरे को समझ पा रहे थे कि यार वो बेचारे भी कितने परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम सब एक दूसरे के लिए परेशान होते थे, क्यों सब अपने घर में बंद हो गए हैं बिल्कुल। तो ऐसा सा ही कुछ वो कह रहे हैं कि जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें जो है तुम सब इकट्ठे हो जाओगे, ठीक है। बट अभी तो ये अच्छा वाला शांत होने को कह रहे हैं, तो वो पीसफुल एग्जॉटिक रहेगा, वो समय हमारे लिए पीसफुल एग्जॉटिक नहीं था। बट मैं आपको बता रही हूँ कि तब पूरी दुनिया एक हो गई थी, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, सब एक दूसरे को जो है मदद पहुँचा रहे थे, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो
एनीथिंग एल्स की हो, तो दिस इज़ ही इज़ टेलिंग अस कि जब आप शांत रहोगे ना और ये हबड़ दबड़ और प्रोग्रेस और ये सब नहीं सोचोगे, तो आप पूरी दुनिया एक इकट्ठी हो जाएगी इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, बिल्कुल सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर। स्ट्रेंजनेस मतलब अजीब सा, याद है लॉकडाउन में कितना अजीब सा लगता था, एक अलग सी शांति होती थी पूरे माहौल के अंदर। तो वो भी यही चीज़ कह रहे हैं हमारे पोएट पैब्लो नेरूडा कि जब आप 12 सेकंड तक पूरी दुनिया चुप है, सपोज करो 12 सब चुप है, तो वो कह रहे हैं वो तुम्हें एक अलग सी शांति महसूस होगी अपने मन के अंदर, और वो बहुत ही स्ट्रेंज होगी। ऐसा कुछ आपने लाइफ में कभी महसूस नहीं करा होगा। जैसे कभी मेडिटेशन करते हुए ये एहसास होता है, एक अलग सी स्ट्रेंजनेस, ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स के बहुत करीब पहुंच गए हैं, अपनी सोल से बहुत ज़्यादा कंटैक्ट हो गया है हमारा। तो ऐसे टाइप की स्ट्रेंजनेस तुम्हें फील होगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से वर्ड मीनिंग्स पे गौर करते हैं। एक्सोटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ पीस एंड क्वाइटनेस, ठीक है। विदाउट रश मतलब विदाउट एनी मैकेनिकल लाइफस्टाइल, वही ना रैट रेस भाग दौड़ कर रहे हो, ठीक है। सडन स्ट्रेंजनेस मतलब होता है ब्लिसफुल, ब्लिसफुल मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सोटिक टाइप का एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आप वर्ड मीनिंग देख लो यहाँ पे, ठीक है। साइलेंट मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, बिल्कुल शांत। चलो अब वो कह रहे हैं जब बिल्कुल इस सडन स्ट्रेंजनेस में सब होंगे, सब ऐसे चुप हैं, तो उस समय पे पूरी दुनिया में क्या हो रहा होगा। फिशर, नेक्स्ट स्टैंजा आता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब वो ना यहाँ पे इफेक्ट बता रहे हैं। पहले 2 स्टैंजास में उन्होंने क्या कहा, ऐसे चुप रहोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अब हमें पता चलेगा। अब जब हम सब चुप रहेंगे और अपनी गलतियों को पहचानेंगे तो उसमें क्या होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे होते हैं ना, जो समुद्र में जो है वेल्स को और फिशेस को जाल में पकड़ रहे होते हैं कुछ इस तरीके से, दे वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि जो फिशरमैन है वो व्हेल्स को अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पे इसका बहुत बड़ा हिडन मीनिंग है कि जब हम लोग चुप होंगे तो हम नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम आम आदमी आजकल, तुम भी मैं भी, अपने घर में जब हम एसी चला रहे हैं, जब हम बेफालतू में स्कूटी लेके घूम रहे हैं, जब ज़रूरत भी नहीं है, लाइट पंखे बंद नहीं करते कहने के बाद भी पेरेंट्स के, और क्या पता वो भी नहीं करते, कई बार हमें तो डांटते रहते हैं, बट स्टिल जब हम ये कर रहे हैं तो हम भी, मैं भी, तुम भी डेली बेसिस पे अपने अर्थ को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो भैया ये फिशेस जो है ओवर उनको जो है निकाला जा रहा है सी में से, और हर जगह हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, ये करें वो करें। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा, जब तुम चुप रहोगे तो तुम्हें गलती का अपना एहसास होगा। और जो फिशरमैन इन द कोल्ड सी है वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा। और यहाँ वेल का मतलब पूरा का पूरा नेचर है, और यहाँ फिशर का मैन का मतलब ना ह्यूमन बींग्स भी है। खाली फिशरमैन की थोड़ी गलती आ गई, आई डोंट थिंक सो तुम्हें कभी किसी ने ये वाली लाइन में ये वाली बात बताई होगी, बट आई एम टेलिंग यू जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है ना, तो समझ लो इस बात को इस पोएम में। फिशरमैन तो चलो नुकसान पहुंचा ही रहा है फिशेस को, वो तो ठीक हो ही जाएंगी, फिशेस तो शांति की होगी, हाँ भैया कोई पकड़ने नहीं आ रहा, फाइंडिंग नीमो वाले जैसा। बट यहाँ पे वेल मतलब पूरा का पूरा नेचर है, और फिशरमैन मतलब हम ह्यूमंस है कि जब हम शांत होंगे तो हम पूरे नेचर को, मदर अर्थ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट मतलब क्या हुआ, किसी के बच्चे को तो इतना समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा है। मैन मतलब आदमी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा कर रहा है, जो सॉल्ट मतलब नमक। तो जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है ना समुद्र के पास से, वो अपने हर्ट हैंड्स, हर्ट मतलब चोट लगे हुए, घाव बने हुए हैंड्स को देखेगा। क्योंकि क्या होता है, जो लोग नमक निकालते हैं तो उनका नमक बहुत ज़्यादा सेलाइन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ पे अगर आप अपना जैसे पानी में हाथ रखोगे तो वो गल जाते हैं। तो वो अपने गले हुए हैंड्स को देखेगा और एहसास लेगा, समझेगा कि यार मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं, अपने पेन को समझेगा। तो ये यहाँ पे हमें ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये इस चीज़ का कि कई बार हम अपनी लाइफ में ना रैट रेस के पीछे भागते रहते हैं और अपने दुखों को ही नहीं समझ पाते, जो हम खुद को नुकसान। आजकल कितना डिप्रेशन हो रहा है, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में, ये सब क्यों हो रहा है? अपने आप को समझने का टाइम ही नहीं मिलता। जॉब करनी है, पैसा कमाना है, देन आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ एंड आई वांट टू मैरी हिम हर, ये वो, उसके बाद ये बड़ी गाड़ी चाहिए, ये करना है, वो करना है। कभी खुद को समझने का तो हम टाइम ही नहीं देते हैं, खुद पे तो वर्क करते ही नहीं है। अपनी जो चीज़ जो है हमें हर्ट करिए वो तो हम समझ ही नहीं पाते। तो वो ये कह रहे हैं जब आप शांत रहोगे तो जैसे मैन गैदरिंग जो सॉल्ट है ना, वो अपने हर्ट देखेगा, अपने हाथों को देखेगा, यार मेरे के हाथ में घाव हो गए हैं, तो वो अपने दर्द को समझेगा। वैसे ही अगर आप शांत रहोगे तो आप अपने दर्द को समझोगे, और अगर हम अपने दर्द को समझ लेते हैं तो उससे बाहर भी आ जाते हैं। जैसे जिसको कभी आप बहुत परेशान हो रहे होगे ना, तो आप किसी से बात मत करना, आराम से एक जगह बैठ जाना, शांत रहना और सोचना। और जब आप थोड़ा सा सोचोगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वो पेन जैसे रो देते हैं जब परेशान होते हैं, तो वो सही हो जाता है ना। तो दैट इज़ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। हमें तो टाइम फुर्सत ही नहीं मिलती है कि हम रो भी ले कहीं बैठ के या थोड़ा परेशान भी हो ले, नहीं।
हमेशा हम इतने बिजी रहते हैं। दैट्स वाई सेइंग जब आप चुप रहोगे तो द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घाव वाले हाथों को देखेगा। तो मेनी हिडन मीनिंग्स आर देयर इन दिस पोम, ठीक है। अब वेल्स मतलब क्या है, नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग और नेचर भी कह सकते हो। अब यहाँ वेल मतलब दूसरे इंसानों, हम दूसरे लोगों को भी तो कितना नुकसान पहुँचाते हैं और नेचर को भी। एंड हर्ट हैंड्स मतलब क्या है, इंक्रीज एंड डैमेज सॉल्ट मैन गैदरिंग मैन कॉजेज टू हिज हैंड्स। और नेक्स्ट ये भी जो हम अपनी लाइफ में अपने लिए खुद से प्रॉब्लम बढ़ाते हैं वो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्टैंजा, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा और थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। अब यहाँ दोस्त कौन है, वो कह रहे हैं वो लोग जो ग्रीन वॉर्स करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब वॉर अगेंस्ट नेचर, यानी कि वो लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं। वॉर विद गैस भी वही हो गया, ग्लोबल वार्मिंग जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड वॉर विद फायर, वॉर विद फायर क्या होता है, मतलब क्या है वॉर विद फायर का, जो न्यूक्लियर वेपन्स और केमिकल वेपन्स और बड़े बड़े बम धमाके करने वाले जो लोग हैं, कौन कराते हैं वॉर? ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन पॉलिटिशियन, जो साइंटिस्ट जिन्होंने ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए हैं, और साथ ही के साथ में आप कह सकते हो जो हेट्रेड लोगों में फैल गई है जिसकी वजह से वॉर होते हैं। यहाँ दोस्त कौन है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, कभी वॉर कंट्रोल हो भी सकता और नहीं करती कोई गवर्नमेंट कंट्रोल। आप एग्जाम्पल देख सकते हो हमारे समय में जहाँ पे गवर्नमेंट चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, वॉर को नहीं करते। पॉलिटिशियंस एंड साइंटिस्ट जिन्होंने ये सब वेपन्स बनाए, वो उन सबको कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर वॉर, वॉर विद गैस इज वॉर विद फाइबर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो उनको कहते हैं कि तुम्हारी जो विक्ट्री हो रही है ना, विद नो सर्वाइवर है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि अगर दो देश के बीच में वॉर हो रहा है, ये देश इसके ऊपर बम फेंक रहा है, ये देश इसके ऊपर बम फेंक रहा है, हम कह रहे हैं भैया ये वाला देश जीत रहा है, बट क्या वो असल में जीता है? नहीं, उस पर भी तो इतने बम गिरे हैं, कितने बम गिरे हैं, उसके घर के लोग, उसके जो है कंट्री के लोग नहीं मरे क्या? मरते हैं, बट वो फिर भी क्या कहते हैं खुद को विक्ट्री, बट वो विक्ट्री नहीं होती है, उसमें तो कोई सर्वाइवर रहते ही नहीं है। दो अगर कंट्री वॉर में जा रहे हैं तो आप किसी को, हमारे पोएट के अकॉर्डिंग कहते हैं वो कोई विक्ट्री किसी की नहीं होती है, सबको इक्वली नुकसान हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं वो सभी लोग वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ये जो दोज है ना, यानी कि द सोल्जर, दोज हु आर फाइटिंग विद इन द वॉर, गवर्नमेंट के लोग, पॉलिटिशियन, एवरीथिंग जिनमें नफरत बढ़ी है, वो सब लोग विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब यहाँ क्लीन क्लोथ से मतलब है अपनी सोच बदलो, साफ़ कपड़े पहनने से मतलब है अपनी सोच बदलो, अपने अंदर की जो तुम्हारी नफ़रत है उसे ख़त्म करो एंड जो है भाईचारे में आओ। और वो सोल्जर्स, जैसे सोल्जर्स जब वॉर में लड़ते हैं तो उनके कपड़ों पे खून लग जाता है, तो वो उनको कह रहे हैं वॉर करना बंद करो, क्लीन क्लोथ्स पहनो, साफ़ कपड़े पहनो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स कौन हो गए? जिसको तुम अपना दुश्मन मान रहे हो उनको अपना भाई मानो, एंड उनके साथ वॉक करो, उनके साथ चलो, इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ शेड से मतलब क्या, एक पेड़ के नीचे समझ लो तुम, या इंसानियत के शेड में आ जाओ, नफ़रत के शेड से बाहर आ जाओ, एंड डू नथिंग। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टैंजा है ये वॉर से रिलेटेड है कि जो सोल्जर्स जो वॉर कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन, जो गवर्नमेंट्स आपस में, दो कंट्रीज आपस में वॉर कर रही हैं, अपनी सोच बदलो, अपने अंदर की नफ़रत ख़त्म करो, एक दूसरे को अपना भाई मानो, इकट्ठे हाथ पकड़ो और चलो एक शेड के नीचे, यानी कि ये जो हाँ नफ़रत ऐसे ख़त्म करो, एंड डू नथिंग। और फिर वहाँ पे बैठ के कुछ मत करना, मतलब शांत रहो और अपनी गलती पहचानो। दैट्स इट, ये आप समझ चुके हो। यहाँ पे इसके वर्ड मीनिंग लिख दिया है। ग्रीन वॉर मतलब वॉर अगेंस्ट जो हो गया हमारा नेचर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर मतलब वॉर विद केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मतलब है विक्ट्री इन वॉर बट एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशियस ह्यूमन लाइफ। किसी भी कंट्री में अगर वॉर होता है तो हम कहते हैं भैया ए बी में वॉर हुआ, हम कह रहे हैं ए जीत गई। कहाँ से जीत गई? उसके लोग नहीं मरे क्या? उसके सोल्जर शहीद नहीं हुए क्या? वो ये कह रहा है। क्लीन क्लोथ्स हेयर मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि भाई तुम अपना यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे में आओ। हम तो सब एक लोग हैं, चाहे हम अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो हम सब एक ही, तो एक दूसरे को मारने पीटने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? भाईचारे में आओ। दैट्स इट, भाईचारा ऑन टॉप, मैसेज ये जा रहा है पोम का। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं। अब लास्ट में वो अपनी ही बात को जो है थोड़ा ढंग से समझाएंगे। वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कह रहे हैं अरे रुको, मैं तुम्हें कह रहा हूँ चुपचाप चेयर पे बैठ जाओ, हिलो मत बिल्कुल भी और बिल्कुल ऐसे शांत हो जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटल इनएक्टिव होने को कह रहा हूँ, कि सारे अपने ड्रीम, एम्बिशंस, जो तुम चाहते हो लाइफ में कुछ बनना, कुछ करना या कुछ प्रोग्रेस करना, क्या ये अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प भी करती है ना, ये थोड़ी नुकसान ही पहुँचाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो मतलब चलते रहना। अगर आप शांत हो जाओगी हूँ तो आप तो डेड हो ना। वो कह रहे हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेड। ट्रक मतलब विद डेड मतलब मुझे टक्कर नहीं मारनी डेड से, मैं मौत के करीब नहीं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शांत रह के गलती पहचानो, अपनी इंट्रोस्पेक्ट करो और फिर आगे बढ़ जाना।
तो हेयर ही इज़ एक्सप्लेनिंग टू अस। वो ना तुम्हें लग रहा होगा पोएम पढ़ क्या कह रही है पोएट, चुप बैठ जाओ, मतलब कुछ कर रही ना। तो उन्होंने ये बात समझा दी है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ 12 सेकंड तक ही चुप रहने को कहा है, मैंने उससे ज़्यादा नहीं कहा है। और अपनी गलती पहचानो, मैं टोटल इनएक्टिविटी नहीं कह रहा हूँ, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेट, ठीक है। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, एंड नो ट्रक विद डेट मतलब डेथ लाइक साइलेंस। नाउ लेट्स सी दिस स्टैंजा। तो ये पोएम का ये स्टैंजा एक थेरेपिस्ट जैसा है, थेरेपी जैसे सेशन होता है ना, जैसे वो है ये स्टैंजा, ये समझ लो। अब वो कहते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। सिंगल माइंडेड मतलब यहाँ लिखा है मैंने सेल्फिश, ग्रीडी, मटीरियलिस्टिक, अगर हम इतने ना होते यार ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, इसलिए पैसे कमाने हैं, पढ़ो भैया ये क्लियर करो, ये क्लियर करो, पढ़ो पैसे कमाने, ये वो। अगर हम इस टाइप का सिनेरियो हमारे माइंड में नहीं होता अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। कि भाई हम खुद को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, एंड हम खुद को थ्रेट मतलब क्या होता है, हम नुकसान पहुंचाते हैं खुद को विद डेथ। कई लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि तुम खुद को समझो, कुछ देर चुप रहो, शांत रहो, खुद को समझो, खुद को जो है ख़त्म नहीं करना है अपनी लाइफ को, खुद को समझना है, ठीक है जी। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब वो कह रहे हैं परहैप्स यहाँ पे हमें अर्थ सिखा सकती है। अर्थ कौन, हमारा जो पूरा अर्थ है, हमारा प्लैनेट जो है, वो हमें ये चीज़ सिखा सकता है कि कभी कभी शांत हो जाओ, खुद को समझ लो। कैसे सिखाता है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब हमारे अर्थ के साथ हर सीजन में ऐसा होता है। विंटर सीजन तुमने देखा है, विंटर सीजन को पोएटिक लैंग्वेज में डेथ दिखाते हैं। क्यों, जैसे लेट विंटर मून माई मदर 66 में कमला दास अपनी माता को कह रही थी। क्यों, विंटर मतलब ही पोएटिक लैंग्वेज में डेथ होते हैं, और नॉर्मली में भी जब विंटर सीजन होता है पेड़ पे पत्ता नहीं बचता है, बिल्कुल डेड लाइक हो जाता है वो। तो वो ये कह रहे हैं जब विंटर सीजन होता है तो जो हमारा पूरा अर्थ होता है वो कैसा दिखता है, डेड दिखता है, बिल्कुल शाइन लस्टर जो है वो सब तो कुछ दिखती ही नहीं है। बट क्या विंटर के बाद स्प्रिंग नहीं आता, क्या विंटर के बाद फिर से इतने इतने पत्ते नहीं खिल जाते। तो दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। अपनी लाइफ में भी करो, कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, नेचर अपने आप को हील करने का टाइम देता है विंटर के अंदर, और फिर दोबारा नए पत्ते निकालता है। तो वो कह रहे हैं अर्थ से सीखो, परहैप अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। सब कुछ डेड कब दिखता है, विंटर में दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और सब कुछ अलाइव कब दिखता है, स्प्रिंग के सीजन में दिखता है। तो ये वो उन्होंने लास्ट लाइन में हमें समझाया कि अर्थ से सीखो। तो ये वाली लाइन पे क्वेश्चन आएगा, अर्थ से क्या सीखे, तो अर्थ में आपको बताना है अर्थ भी विंटर में खुद को शांत कर लेता है और स्प्रिंग में नए पौधे उगा देता है। तो यही वो हमें लाइफ में करने को कह रहे हैं, शांत हो जाओ और फिर नई बेक नहीं करो। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। लास्ट लाइन में वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मैं फिर से 12 तक गिनती करूँगा, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अब वो ये कह के पता है क्या कर रहे हैं, हमें इस इंट्रोस्पेक्शन के मोड से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो मेडिटेशन वाले जोन में हम गए हैं, हमने 1 2 3 4 ऐसे गिनती करी है, तो वो उससे बाहर निकाल रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस होती है कि अगर आप कभी ऐसे स्टार्ट करते हो किसी भी मेडिटेशन को, तो उससे ऐसे बाहर निकलना होता है। ऐसे नहीं कि सीधा आप अपनी मेडिटेशन को आंखें खोल के तोड़ दो, नहीं। अगर आप काउंटिंग करके गए हो तो वापस काउंटिंग करके बाहर निकलते हैं उस लूप में से। तो वो कहते हैं नाउ आई विल अगेन काउंट टू 12। अब वो हमें हमारी मेडिटेशन से जगा रहे हैं, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अभी चुप रहो, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। और फिर वो हमें कह रहे हैं अब जब मैं चला जाऊँगा तो उसके बाद अपनी लाइफ आगे फिर से कंटिन्यू कर लेना, इस समय में तुम अपनी गलतियाँ पहचान चुके होगे। दैट्स इट। विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। तो ये पोएम एक थेरेपी सेशन की तरह है। नॉर्मल हम स्टूडेंट्स के लिए भी, हम भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस पोएम से समझ सकते हैं कि एट एनी पॉइंट अगर आपको डर लगे, तुम्हारा रिजल्ट देख के या रिजल्ट की टेंशन लेके या फ्यूचर की टेंशन लेके, अपने आप को हार्म नहीं करना है, अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाना है, शांत रहना है, अपनी गलती पहचाने, कहाँ गलत कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ। 10-15 मिनट शांत रहना है, माइंड को रिलैक्स करना है, एंड देन अगेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। उस समय तुम्हें आंसर मिल चुका होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो विद दिस लेट्स एंड दिस पोएम। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस पोएम का काफ़ी डीप मीनिंग है इस पोएम का। तो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। और अब मैं चलती हूँ, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस पोएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। उसके लिए प्लेलिस्ट बन जाएगी, तो प्लेलिस्ट से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। बाकी मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे तुम्हें मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। वहाँ एक एक चैप्टर का एक एक नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने कोई गाइड नहीं खरीदी है, नो वरीज, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड नोट्स फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।